नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा समसामयिक कलाकारों में आज भी हम लोग कुछ चित्रकार पढ़ेंगे जिसमें खास नाम समाहित होंगे, चाहे वो परमानंद चोयल का नाम हो, कृष्ण रेड्डी का नाम हो, कृष्ण रेड्डी के साथ साथ जो है और नाम हो, जैसे भूपेन खक्कर हो गए, गुलाम रसूल हो गए। आप जानते होंगे गुलाम रसूल को क्या कहा जाता है, तो कश्मीरी चित्रकार कहा जाता है। जी आर संतोष इनका जो है शॉर्टकट में नाम लिया जाता है। ज्योति भट्ट हो गए। तो आज हम लोग इन लोगों को देखने का प्रयास करेंगे। भूपेन खक्कर से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं और परमानंद चोयल से भी अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। जो है आज मन थोड़ा सा उदास इसलिए हो गया, अभी एक टेस्ट पेपर आपको शायद कराया गया था, प्रैक्टिस सेट 01 कराया गया, जल्दबाजी में हो गया। 49 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो था और दोपहर में क्लास रिकॉर्ड हुई और जो है लाइट थी नहीं, लाइट कट गई थी। दिमाग थोड़ा सा जो है क्या कहा जा सकता है, कुछ कहना उचित नहीं है। फ़िलहाल लोगों ने इतनी खिंचाई की कि वीडियो डिलीट करना पड़ा। हमने सोचा पब्लिक कर दें, फिर जो है हमने सोचा अनलिस्टेड कर दो, चलो ठीक है। अभी जस्ट हमने जब उसमें कमेंट पढ़े 135 कमेंट आ चुके थे। हालांकि 185 प्लस लाइक्स भी थे, 135 कमेंट आ चुके थे। उसमें सबसे ज़्यादा खिंचाई करने वालों लोगों के कमेंट थे। हमने सोचा चलो ठीक है, एक वीडियो डिलीट करते हैं। और उसमें जो है गलतियां हो गई थी, एक दो क्वेश्चंस में आंसर्स गलत हो गए थे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन गलत हो गया था। अब जल्दबाजी में वो डी लग गया तो लग गया। लोग उसकी ऐसी खिंचाई किए हैं कि वीडियो डिलीट करना पड़ गया। ये हालत है। लोगों को क्या सीखने को यहाँ से मिला है उससे मतलब नहीं है। अगर 1-आध% कहीं डाटा गलत हो गया तो खिंचाई इतने तगड़े से करो टीचर तुरंत बाहर आ जाए। ये मज़ा लेने वाले लोग हैं। आज समझ में आया यार, मार्केट बहुत गंदा चल रहा है। ऐसे नहीं, मार्केट में 25-25 हज़ार और 15-15 हज़ार फीस ली जा रही है। इसीलिए ली जा रही है। ऑफलाइन पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, आराम से मौज मस्ती के साथ आते हैं लोग, पढ़ते हैं। जिसका जो है 18 चक्कर गर्ज होता है वो जाता है कॉलेज और वो जाता है कोचिंग। वहाँ पे 150 फ़ोन कॉल्स मैं उठा चुका हूँ यहाँ ऑफलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन क्लास के लिए लगभग 150 प्लस कॉल्स उठा चुका हूँ। जब फीस उन्हें 15,000 बताई जाती है, नानी याद आ जाती हैं और तुरंत फ़ोन काट देते हैं। सर मैं यहाँ से हूँ, सर मैं वहाँ से हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, यहीं से हूँ, ऑफलाइन पढ़ लूँगा। जब फ़ीस 15,000 बताई जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों की फ़ीस हमने 15,000 देखी है, और जाके आप देख सकते हैं टीचर की वैल्यू क्या है और किसकी क्या वैल्यू है, कितने सिलेक्शन उनके यहाँ से कब हुए हैं। लेकिन खिंचाई करने में लोगों को जो मज़ा आता है वो मज़ा कहीं नहीं है। आज हमने देख लिया। फ़िलहाल 20 किताब यार पढ़ने के बाद भी, उसके बाद दिमाग है, कोई कंप्यूटर थोड़ी ना या सेब है। 150 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चंस पढ़ना है, आंसर्स भी बताने हैं, पेशेंस में भी रहना है, सभी प्रेशर को देखते हुए उसके बाद जवाब देना होता है। 125 क्वेश्चंस हमने करवाए, 125 क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस गलत हुआ है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा, लगभग पता होता है। जो लोग वनडे एंट्रेंस की 1-2 दिन की लिए तैयारी कर लेते हैं उनको भी पता चल जाता है। 125 क्वेश्चंस हमने करवाए। 49 मिनट का टाइम था, 49 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो था। बिल्कुल दोपहर में उसे रिकॉर्ड किया गया, शाम को 5:30 बजे पब्लिक किया गया। 5 या 5:30 बजे पब्लिक हुआ है। इतनी खिंचाई हो चुकी है कि वीडियो उसे 8 बजे डिलीट ही करना पड़ा। ये हालत हो गई थी। हालांकि प्यार लोगों का मिल चुका था, 1000 लगभग 800 या 900 लोगों का प्यार मिल चुका था उस पर, 185 लाइक्स थे। फिर भी वीडियो डिलीट करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा, लोगों की खिंचाई देखते हैं, कितने लोगों को जवाब दें। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। फ़िलहाल अब समझ गए हैं मार्केट क्या होता है। बेटा मार्केट के अनुरूप ही चलना चाहिए, कभी भी माल सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। मार्केट में कभी भी माल सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। ये मत देखना है कि कोई गरीब है कैसे पढ़ेगा। अगर ये समझ के हमने जो अनाउंस कर दिया 699, यही क्लास 2000 प्लस की होती, जिसको पढ़ना था पढ़ता, ना पढ़ना होता आराम से अपना रास्ता देखता, तब मज़ा आता। कम पढ़ाना पड़ता, एक तो बोझ कम होता, मुश्किल से 25-30 लोगों को पढ़ाना होता। क्या फ़ायदा था हज़ारों एडमिशन लेने से यार। हमने सोचा चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पढ़ लेंगे, जागरूक हो जाएंगे। इस बार वैकेंसी कम आई है, जस्ट वैकेंसी आने वाली है, उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे होंगे। अगर इस बार नहीं होते हैं, इस बार तो 148 है, हो सकता है अगली बार वैकेंसी जस्ट अभी देखने को मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें लोग सिलेक्ट हो जाएंगे यार, पढ़े रहेंगे तो बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन लोगों को जो मज़ा खिंचाई करने में है वो कहीं नहीं है।
फ़िलहाल हम लोग आज क्लास जो है परमानेंट चुएल के लिए पढ़ेंगे। हमारी पहली क्लास बहुत प्यारी क्लास है, 660 प्लस एडमिशन है उसमें। बहुत शांत स्वभाव के लोग उसमें हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ऐसा भी देखा है जिसके स्कोर 100 प्लस आते ही हैं। हमने कोई भी महामैराथन कराई होगी, उसमें भी अच्छा स्कोर उनका आया है। अगर 120-130 क्वेश्चनों का हमने कोई सेट करवाया है तो निश्चित रूप से उनका स्कोर वहाँ पे 100 प्लस आता ही आता है। क्यों? क्योंकि वो सौम्य स्वभाव के हैं। उन्हें जो डाटा दिया जाता है, देखते हैं, उन्हें समझ में आता है कि बोझ होता क्या है, प्रेशर होता क्या है, बेरोज़गारी है क्या। इतना पॉपुलर क्वेश्चन और गलत बता दिया गया, उसके लिए इतनी खिंचाई हो जाती है। एक भी मैसेज हमारे पेड ग्रुप के बच्चों का नहीं आया कि सर ये क्वेश्चंस गलत हो गया। बस 1-2 लोगों का नाम छोड़ दीजिए, वो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं। हाँ, करना चाहिए, गलत हुआ है पूछना चाहिए, बिल्कुल लाजमी है। मैं उस पर आया, सोचता था रिप्लाई कर दूं, कितने लोगों को करूंगा। 135 प्लस कमेंट थे उस पर, लगभग 50-60 तो उसमें खिंचाई करने वाले थे। कितने लोगों को हम रिप्लाई करते, पूरा दिन बीत जाता। इसीलिए हमने कहा तुरंत इसे डिलीट करो, वीडियो अपलोड होगा, उसे जो है अच्छे से पढ़ाया जाएगा। 1 घंटे से अभी वीडियो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग अब 125 क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। एक क्वेश्चंस विस्तार से देखेंगे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप समझ में आ गया। परमानंद चुएल बेटा 1924 में इनका जन्म होता है और 2012 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये राजस्थान के कोटा में इनका जन्म होता है और जो है आरंभिक शिक्षा ये जो है वहीं से प्राप्त करते हैं। पीएन चुएल के जो है कला की आरंभिक शिक्षा प्राप्त होती है कानून शर्मा से। कानून राम शर्मा कहाँ के हैं? ये भी वहीं के हैं। आइए देखते हैं। पीएन चुएल इनका जो है फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। परमानंद चुएल इनका पूरा नाम है। जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 1924 में राजस्थान के कोटा में हुआ है। कोटा आजकल जो है नीट और जेईई के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह बन चुका है, आप जानते होंगे। वहाँ पे अच्छी कोचिंग है और हालांकि सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है, लेकिन मार्केट भी आजकल बहुत तगड़ा वहाँ पर चल रहा है। जितने भी अच्छे टीचर हैं कोटा में अपना भाग्य जरूर आजमाने जाते हैं, चाहे उनकी कोचिंग हो, चाहे उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो जो है बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जाते हों। हालांकि उद्देश्य सभी का एक ही है कि बच्चों का भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा संवरे। इस बार जो है 1350 सीट बढ़ भी गई है एमबीबीएस के लिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और 750 सीट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है पीजी के लिए। हालांकि ये सब नीट के लिए है, हम लोगों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। पीएन चुएल की बात करते हैं बेटा। परमानंद चुएल की कला की आरंभिक शिक्षा किससे प्राप्त होती है बेटा? तो श्री कानून राम शर्मा से मूल रूप से ये कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आदमी और घोड़ा इनका बहुत फेमस चित्र था और ये तैलीय चित्रण है। आदमी और घोड़ा अक्सर देखते होंगे, ज़्यादातर लोगों के जो है बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं उसमें ये लगा रहता है। ये है आदमी और घोड़ा। ये चित्र आप देखते होंगे बड़े बड़े संग्रहालयों में, बड़े बड़े जो है ऑफिसों में, अच्छे लोगों के ऑफिसों में ये चित्र साइड में टंगा होता है। हमने देखा है लगभग 200 प्लस लोगों के ऑफिसों में ऐसा दृश्य देखा। ये परमानंद चुएल का दृश्य है, कोटा के हैं। ठीक है, आदमी और घोड़ा ये चित्रण है, एक बार अच्छे से निहार लीजिए बेटा, देख लीजिए, तैलीय रंग में। ठीक है, परमानंद चुएल ने कला शिक्षा प्राप्त किया तो बेटा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर से मूल रूप से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। शैलेंद्र नाथ डे, रामगोपाल विजयवर्गीय के सानिध्य में इन्हें कला की शिक्षा प्राप्त होती है। शैलेंद्र नाथ डे और रामगोपाल विजयवर्गीय के ये अच्छे शिष्य रहे। भैंसों के कलाकार के संबंधित दृश्य इनसे पूछे जाते हैं। भैंसों का कलाकार के नाम से इन्हें उपमा भी प्राप्त है। परमानंद चुएल भैंसों के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है, यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। सन 1960 ईस्वी में भैंसों के चित्रण पर किसने जो है राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान का पुरस्कार मिलता है? तो बेटा 1960 में ही भैंसों का पुरस्कार इन्होंने जीता है। मूल रूप से भैंसों के चित्रण के लिए मूल रूप से जो है राजस्थान का ललित कला अकादमी से पुरस्कार भी जीतते हैं परमानंद चुएल जी। आगे नाम आता है किस कलाकार के चित्रों पे फ्रांसीसी कलाकार वान गाह का प्रभाव रहा है? बेटा वान गाह का प्रभाव किस पे दिखाई देता है? तो ये पीएन चुएल पे ही दिखाई देता है। वान गाह के चित्र धान के खेत और कौवे, धान के खेत पर कौवे दर्शाए गए हैं और जो है तर्ज पे झोपड़ी में कौवे किसने बनाया है? तो पीएन चुएल ने बनाया है। धान के खेत पे कौवे किसने बनाया है? वान गाह ने बनाया है। वान गाह की तरह झोपड़ी पे कौवे मूल रूप से पीएन चुएल यानी परमानंद चुएल ने भी बना दिया है। आगे बात करते हैं परसेप्शंस ऑफ उदयपुर। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, परसेप्शंस ऑफ उदयपुर। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने निर्मित किया है? तो परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को मूल रूप से पीएन चुएल यानी परमानंद चुएल ने ही निर्देशित किया है, चित्रित किया है। वह कलाकार जो एक लेखक एवं नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध था
वह कलाकार जो लेखक और नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। तो पीएन चोयल ही रहे हैं, परमानंद चोयल ही रहे हैं, लेखक भी रहे हैं और नाटककार के रूप में भी जो है ज़्यादा फेमस रहे हैं। भैंसों का कलाकार इन्हें कहा ही जाता है, उपमा प्राप्त है इन्हें। तो ये सब नाम जो है पीएम चोयल के साथ ही यानी परमानंद चोयल के साथ ही जुड़ा हुआ है। सन 1960 ईस्वी में निर्देशित नाटक चलते फिरते बुत, बेटा ये नाटक है, इसमें नाटककार के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो चलते फिरते बुत नाटक को किसने लिखा है? परमानंद चोयल ने ही लिखा है। वान गाग पे आधारित एक नाटक वान गाग शीर्षक से किसने मूल रूप से लिखा है? तो वान गाग का नाटक वान गाग किसने लिखा है? परमानंद चोयल ने ही लिखा है, बेटा याद रखना है, ठीक है। भैंसों का चित्रकार परमानंद चोयल को ही कहा जाता है। पीएन चोयल की मृत्यु कब और कहाँ पे हो जाती है? तो पीएन चोयल की जो मृत्यु है बेटा ये उदयपुर में होती है। कब होती है? 2012 में हो जाती है। डाटा इंपॉर्टेंट है। परमानंद चोयल भैंसों के चितहरे के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो है ललित कला अकादमी का पुरस्कार 1960 में दिया जाता है। और पीएन चोयल आप जानते होंगे वान गाग से भी प्रभावित रहे हैं। वान गाग के ऊपर इन्होंने एक जो है नाटक भी बनाया है। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना होगा। अगला नाम आता है कृष्ण रेड्डी का। कृष्ण रेड्डी 1925 में इनका जन्म होता है। 2018 में ये जो है गौलोकवासी हो जाते हैं। कृष्ण रेड्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 15 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ है। कृष्ण रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निकट नंदूर नामक एक छोटे से गाँव में मूल रूप से कृष्ण रेड्डी का जन्म होता है। कृष्ण रेड्डी ने 1941 से 46 के मध्य कला अध्ययन किया। मूल रूप से कहाँ पे है? तो कला भवन। कला भवन कहाँ पे है आप जानते हैं? कला भवन शांति निकेतन में बनाया गया था। शांति निकेतन में नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में मूल रूप से कृष्ण रेड्डी ने जो है शिक्षाएं ग्रहण की है। 1949 ईस्वी में लंदन जाने के बाद कृष्ण रेड्डी ने लंदन के स्लैड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स विश्वविद्यालय में किसके साथ मूर्ति कला का अध्ययन किया है? तो हेनरी मूर के साथ मूल रूप से कृष्ण रेड्डी ने भी फाइन आर्ट में जो है मूर्ति कला में अध्ययन किया है, इस पे काम किया है। 1949 में लंदन जाते हैं, वहीं पे मूल रूप से कृष्ण रेड्डी हेनरी मूर के साथ मूर्ति कला पे अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं 1950 सन की। तो 1950 में पेरिस जाने के बाद वहाँ कृष्ण रेड्डी की भेंट किससे हो जाती है? तो वहाँ होती है क्रास्टेंट ब्रैकुसी से मूल रूप से इनकी भेंट हो जाती है। क्रास्टेंट ब्रैकुसी से मूल रूप से कृष्ण रेड्डी की भेंट 1950 में कहाँ होती है? पेरिस में होती है। कृष्ण रेड्डी की एक रचना है भंवर। देखेंगे समझ में नहीं आएगा है क्या, लेकिन ये कलर एचिंग पे बनाई गई है। ये है भंवर बेटा, समझ में हमारे भी नहीं आ रहा है फिलहाल ये रचना किसकी है। आप देखते होंगे क्या है, जैसे लगता होगा चारकोल या स्याही को जो है अड़ा दिया गया है, ऐसा दर्शाया गया है। ये रचना है कृष्ण रेड्डी की, भंवर है। भंवर किसकी रचना है? कृष्ण रेड्डी की, ठीक है। तो ये रचना भंवर कृष्ण रेड्डी की है। कृष्ण रेड्डी से और क्या पूछा जाता है? पेरिस निवास के दौरान कृष्ण रेड्डी ने किन कलाकारों के निर्देशन में मूर्ति कला का और जो है उत्कीर्णन कला का शिक्षा ग्रहण किया है? तो ऑप्शन जाडकिन से मूल रूप से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण की है और स्टैनली विलियम हेंटर से भी उत्कीर्णन कला और मूर्तिकला को सीखा है। किसने? कृष्ण रेड्डी ने। कृष्ण रेड्डी ने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है? तो बड़ा छापा चित्रकार के रूप में इन्होंने एटिलियर 17 को मूल रूप से इन्हें जो है चित्रकला के रूप में, छापा चित्रकार के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया गया है। वहीं पे जो है इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एटिलियर 17, ठीक है। कृष्ण रेड्डी ने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण एटिलियर 17 से सीखा है। कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो छापा चित्रकार यानी प्रिंट मेकर के रूप में फेमस हैं। ये क्वेश्चन से स्टार लगा लीजिएगा। भंवर किसकी रचना है? यही है कृष्ण रेड्डी की है। और छापा चित्रकार यानी प्रिंट मेकर के रूप में कौन फेमस है? तो कृष्ण रेड्डी ही छापा चित्रकार यानी प्रिंट मेकिंग के रूप में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के इतिहासकार में छापा चित्रकला को जो है सर्वोत्तम कलाकार माना जाता है। तो छापा चित्रकार का सबसे अच्छा चित्रकार कृष्ण रेड्डी को ही माना जाता है। 1957 ईस्वी के लगभग किसने इंटेग्लियो प्रिंटिंग में विस्फोटक पद्धति का विकास किया था? ये क्वेश्चंस पूछा गया है। विस्फोटक पद्धति किसने सीखा है और उसका विकास किसने किया है? तो कृष्ण रेड्डी ने ही किया है। इंटेग्लियोड प्रिंटिंग मेकिंग में मास्टर नाम जाना जाता है। तो इंटीग्रेटेड प्रिंटिंग का मास्टर नाम किसे जाना जाता है? कृष्ण रेड्डी को ही जाना जाता है। कृष्ण रेड्डी आपको याद रखना होगा बेटा। इनका जन्म कहाँ पे होता है? आप जानते हैं 15 जुलाई को होता है और आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निकट होता है।
नेक्स्ट 1965 ईस्वी के बाद हेटर के एलिएटर 17 के सहयोगी निर्देशक कौन नियुक्त होते हैं? तो एलिएटर 17 से मूल रूप से ये शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और वहीं पे जो है ये जो है सहयोगी निर्देशक के रूप में भी नियुक्त हो जाते हैं। कौन? कृष्ण रेड्डी जी, कृष्ण रेड्डी जी। आगे बात करते हैं एलिएटर 17 स्टूडियो की स्थापना 1927 ईस्वी में पेरिस में की गई थी। स्टैनली विलियम हेंटर के द्वारा जो है एलिएटर 17 की स्थापना होती है। एटिलियर या फिर एलिटियर नाम जो है कन्फ्यूजन करता है। एटिलियर या फिर एलिटियर कई जगह कुछ नाम लिखे होते हैं, ठीक है, जैसे जामिनी राय, यामिनी राय, ऐसे एटेलियर या फिर एसिलियर कुछ भी नाम हो जाए, आपको याद रखना है कि एटेलियर नाम है 17। एटेलियर 17 स्टूडियो की स्थापना कब होती है? 1927 में होती है। किसने की है? स्टैनले विलियम हेंटर के द्वारा की जाती है। भंवर किसकी रचना है? कृष्ण रेड्डी की है, याद रखना है। जॉन मिरो, पाब्लो पिकासो, अल्बर्ट गियामेट्री, गुआन कार्डेनोस और जो है कॉन्स्टेंट उनकी ब्रोस्की और जो है जरीना हाशमी के लिए अपने कलाकारों का प्रयोग के लिए एक बैठक कहाँ पे होती है? तो एटेलियर 17 में मूल रूप से पाब्लो पिकासो भी आते हैं, उसके साथ जो है अल्बर्ट गिया कॉन्ट्री भी आते हैं, जॉन मिरो भी आते हैं, लोग आते हैं, एक बैठक करते हैं यहीं पे एटेलियर 17 में। प्रसिद्ध प्रिंट मेकिंग कृष्ण रेड्डी के प्रिंट कौन से हैं बेटा? तो अमूर्त रूप में इनके प्रिंट ज़्यादातर दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कृष्ण रेड्डी के प्रिंट कैसे हैं? तो अमूर्त माध्यम में दिखाई देते हैं। कृष्ण रेड्डी छापाकार के अलावा और किस रूप में जाने जाते हैं? तो बेटा छापाकार के अलावा ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मूर्तिकला की शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण की थी हेनरी मूर के साथ लंदन में इन्होंने मूर्तिकला की भी शिक्षा ग्रहण की थी। कब 1949 में 1949। अब थोड़ा सा वीडियो बेटा जो है ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा स्लो माध्यम में होगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपके समझ में आना चाहिए हर एक बिंदु, क्योंकि खिंचाई करने में लोग छोड़ते नहीं हैं। रेड्डी को कला के उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो कृष्ण रेड्डी को 1972 में पद्मश्री मिलता है, 1972 याद रखना है। रेड्डी किन विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर और व्याख्याता रहे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मेरीलैंड में मूल रूप से ये ऐसा काम कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज में मूल रूप से, और इंग्लैंड के रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग्स एंड फाइन आर्ट्स, साथ ही यूएसए के टेक्सास विश्वविद्यालय में भी मूल रूप से ये व्याख्याता और प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? कृष्ण रेड्डी जी। आगे बात करते हैं, पूछा गया है मस्खरे श्रृंखला किस कलाकार की अद्वितीय कृति मानी जाती है? तो मस्खरे श्रृंखला जो है मूल रूप से बेटा कृष्ण रेड्डी की ही जो है अद्वितीय श्रृंखलाएँ मानी जाती है, अद्वितीय कृति मानी जाती है। जैसे इन्होंने भंवर बनाया है, द वेब बनाया है, ठीक है, द वेब, ऐसे ही कृष्ण रेड्डी ने मस्खरे श्रृंखला भी बनाई है। क्लाउन फार्मिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन आदि जो है छापा चित्र के लिए निर्माता कौन माने जाते हैं? तो क्लाउन फार्मिंग को कृष्ण रेड्डी ने ही चित्रित किया है। छापा चित्रों के लिए कृष्ण रेड्डी ने क्या प्रयोग किया है? तो छापा चित्रों के लिए कृष्ण रेड्डी ने धातु की प्लेट का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। किस छापाकार की गणना विश्व के 33 प्रमुख प्रिंट मेकिंग यानी छापा चित्रकार के रूप में की जाती है? तो 33 प्रमुख प्रिंट मेकिंग के रूप में कृष्ण रेड्डी को जो है प्रसिद्धि प्राप्त है। कृष्ण रेड्डी का निधन जो है 93 वर्ष की उम्र में कब और कहाँ हो जाता है? तो 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में जो है इनका निधन होता है। कृष्ण रेड्डी न्यूयॉर्क में खत्म होते हैं 22 अगस्त 2018 को। कृष्ण रेड्डी के प्रतिभावान शिष्य कौन रहे हैं? तो बेटा कृष्ण रेड्डी के जो परम शिष्य रहे हैं वो एलेन ग्रेबर रहे हैं, एलेन ग्रेबर। और एलेन ग्रेबर का जन्म कब होता है? तो 1938 में होता है। अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं ये एलेन ग्रेबर। नाम पूछा जा सकता है, याद रखना है। कृष्ण रेड्डी के मूल रूप से ये परम शिष्य रहे हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका हैं। चित्रकार और प्रिंट मेकिंग कार दोनों के रूप में ये फेमस हैं। कृष्ण रेड्डी की कलाकार पत्नी का नाम बताइए। तो जूडी ब्लम रेड्डी मूल रूप से किसकी पत्नी हैं? कृष्ण रेड्डी की पत्नी हैं। कृष्ण रेड्डी की पत्नी हैं। अच्छा, इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है अपर्णा या फिर अर्पणा, जो कहें अपर्णा कहें या फिर अर्पणा कहें। कृष्ण रेड्डी की बेटी अर्पणा या फिर अपर्णा है। किसने कृष्ण रेड्डी पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है? तो रिचर्ड ब्लोथोलोम्यू
रिचर्ड ब्लोथोलोम्यू मूल रूप से कृष्ण रेड्डी पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित करते हैं। रिचर्ड ब्लोथोलोम्यू कौन हैं? तो भारतीय कला आलोचक हैं। ये कलाओं की बहुत अच्छे से खिंचाई करते हैं, फोटोग्राफर हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं और लेखक के रूप में भी रिचर्ड ब्लोथोलोम्यू फेमस हैं। तो ये आप लोगों की तरह हैं, मूल रूप से आलोचक हैं और भारतीय कला आलोचक के रूप में फेमस हैं और खिंचाई करने में बहुत आगे थे, कलाकारों की खिंचाई खूब करते थे। आप लोग टीचरों की खिंचाई खूब अच्छे से कर लेते हैं। अगला नाम आता है बेटा समसामयिक कलाकारों में लक्ष्मण पे। 1926 में इनका जन्म होता है। 21 जनवरी 1926 को गोवा में इनका जन्म होता है। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्रिंसिपल कौन हैं? लक्ष्मण पे जी हैं। लक्ष्मण पे की अगर बात करते हैं 1943 से 1947 ईस्वी तक लक्ष्मण पे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की है। ये नाम आपको याद रखना है। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। 1947 में मेयो पदक से सम्मानित किसे किया गया है? लक्ष्मण पे को किया गया है। किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला म्यूजिकल मोड्स 1965 में भारतीय शास्त्रीय रंगों पे आधारित है? तो बेटा म्यूजिकल मोड्स को मूल रूप से लक्ष्मण पे ने बनाया है। कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था? जैसे नगाड़ा अकबर बजाता था, ऐसे सितार और बांसुरी भी बजाता था। कौन? तो लक्ष्मण पे बजाता था। नाम याद रखना है बेटा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन एक गलत हुआ था और उस पॉपुलर क्वेश्चन को हम लोग जब वीडियो ही करेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सुझाव दिए, उनको आभार। और लक्ष्मण पे को भारत सरकार से पद्मश्री कब दिया जाता है? तो भारत सरकार पद्मश्री से इन्हें 1985 में नवाजती है। लक्ष्मण पे को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2018 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल जाता है। किस सरकार ने अपने चित्रों को लोक मुहावरे का प्रयोग किया है? तो मूल रूप से किस कलाकार? लक्ष्मण पे ने लोक मुहावरे से खूब चित्रित किया है। लक्ष्मण पे हैं नवतांत्रिक कलाकार। बेटा ये नाम याद रखना है, नवतांत्रिक कलाकार इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, लक्ष्मण पे के नाम के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। लक्ष्मण पे के फेस्टिवल ऑफ सीजन चित्र श्रृंखला किसका प्रभाव है? फेस्टिवल ऑफ सीजन चित्र श्रृंखला पर किसका प्रभाव देखता है? तो नवतांत्रिक कला का प्रभाव खूब अच्छे से दिखाई देता है। फेस्टिवल ऑफ सीजन किसका है? लक्ष्मण पे का रचना है। आगे नाम आता है गुलाम रसूल संतोष का, यानी GR संतोष का। बहुत फेमस नाम है बेटा। 1997 में इनकी मृत्यु होती है। 1929 में इनका जन्म होता है। गुलाम रसूल संतोष कैसे हैं? कश्मीरी कलाकार के रूप में फेमस हैं। पहला पॉइंट ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार वनडे एंट्रेंस में पूछा गया, साथ में यहाँ भी पूछा गया है। भारत में तांत्रिक कला के जनक GR संतोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1929 में श्रीनगर के कश्मीर में मूल रूप से इनका जन्म होता है। 1950 ईस्वी में कश्मीरी कलाकारों के प्रगतिशील ग्रुप का संस्थापक किसे माना जाता है? तो GR संतोष को माना जाता है, गुलाम रसूल संतोष को माना जाता है। 1953 ईस्वी में GR संतोष के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? पहली प्रदर्शनी श्रीनगर में आयोजित होती है बेटा, याद रखना है। GR संतोष के विषय प्रभावित रहे हैं, तो विषय क्या रहे हैं? कश्मीरी शैववाद के विषय पे इन्होंने खूब ज़्यादा चित्रण किया है। आगे बात करते हैं। किस चित्रकार ने कश्मीरी भाषा में नाटक, कविता और निबंध को लिखा है? तो नाटक, कविता और निबंध को GR संतोष ने कश्मीरी भाषा में खूब लिखा है। GR संतोष का एक फेमस जो है रचना है, एक्रेलिक रंग में बनाया गया है, अनटाइटल्स आप देख सकते हैं बेटा, बहुत फेमस रचना है, बहुत खूबसूरत दृश्य है। किसने बनाया है अनटाइटल्स को? तो GR संतोष यानी गुलाम रसूल संतोष ने बनाया है। देख लीजिए बेटा, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। GR संतोष की रचना कौन सी है? तो अनटाइटल्स है। किस में बनाया गया है? एक्रेलिक रंग में बनाया गया है। उर्दू उपन्यास समुद्र प्यासा है के उपन्यासकार कौन है? तो समुद्र प्यासा है या फिर समुद्र प्यासा है के उपन्यासकार GR संतोष ही हैं, जिसे गुलाम रसूल संतोष कहा जाता है। GR संतोष के प्रमुख चित्र कौन से हैं? मैं संतोष हूँ, ये इन्होंने बनाया, मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, अनटाइटल्ड सभी जस्ट आपने फिल्म ही देखी पूरा, इंदिरा गांधी का छवि किसने बनाया? GR संतोष ने बनाया। रूप अग्नि किसने चित्रण है? मूल रूप से GR संतोष के ही चित्रण हैं। GR संतोष का जन्म कहाँ होता है? श्रीनगर कश्मीर में होता है। कब होता है? 1932 में होता है, 1929 में होता है। GR संतोष की नवतांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सी है? तो बेटा महत्वपूर्ण बिंदु, रेखा और कोण से इन्होंने रचनाएं की हैं। नवतांत्रिक चित्रकला में बिंदु, रेखा और त्रिकोण से खूब ज़्यादा चित्रण इन्होंने
किया है। जी.आर. संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से कब जो है अलंकृत किया जाता है? तो पद्म श्री 1977 में इन्हें मिल जाता है। और जी.आर. संतोष का निधन कब होता है बेटा? तो 10 मार्च 1997 को दिल्ली में जो है ये गौलोकवासी हो जाते हैं। दिल्ली में मूल रूप से इनका निधन हो जाता है। अगला जो समसामयिक चित्रकार है वो बहुत फेमस है बेटा, भूपेन खक्कर नाम आता है। भूपेन खक्कर का 1934 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1934 में इनका जन्म होता है, 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। कब हुआ है? 1934 में हुआ है। डाटा ये पूछा गया है बेटा, याद रखना है। भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है 10 मार्च 1934 को। भारतीय समकालीन कलाकार के अग्रणी कलाकार कौन थे? तो समकालीन कलाकार के अग्रणी कलाकार भूपेन खक्कर जी हैं। भूपेन खक्कर जी हैं। आगे बात करते हैं, भूपेन खक्कर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय से भूपेन खक्कर ने कला की शिक्षा प्राप्त की है। 1963 में भूपेन की भेंट बड़ौदा के किस अंग्रेज पॉप चित्रकार से हो गई थी? तो जेम्स डैना वैन से मूल रूप से भूपेन खक्कर की मुलाकात हो गई। कहाँ पे? बड़ौदा में। ये अंग्रेज पॉप कलाकार है जिम डैना वैन, ठीक है, इससे मुलाकात होती है भूपेन खक्कर जी की। भारत में आधुनिक पॉप कला का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक पॉप कला का जो जनक है वो भूपेन खक्कर को ही कहा जाता है, क्योंकि ये जिन डैना वैन से जो है या जिन डैना वैन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, मूल रूप से उसे सीखे, उसके बाद इन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया और इसीलिए भारत में आधुनिक पॉप कला का जनक इन्हें कहा जाने लगा। किसने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों व कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में किया? तो छपे हुए चित्र और कैलेंडरों का प्रयोग भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों में खूब अच्छे से दर्शाया है। सबको आप खुश नहीं कर सकते, आज ये दृश्य आपके सामने आ गया बेटा। सबको आप खुश नहीं कर सकते, भूपेन खक्कर ऐसा समसामयिक चित्रकार जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबको आप खुश नहीं कर सकते 1983 में कैनवास पर तैल रंगों के द्वारा भूपेन खक्कर ने बनाया है। अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों की जो है निगाहें इसमें कुछ गलत देखेंगी, लेकिन आपको चित्र देखना है, इसकी कलात्मकता को देखना है, इसमें आपको अश्लीलता और नग्नता नहीं देखना है, ठीक है। जी.आर. संतोष का है सबको आप खुश नहीं कर सकते। खक्कर के काम की तुलना किससे की जाती है? तो डेविड हाकनी से की जाती है। डेविड हाकनी से इनके काम की तुलना की जाती है। आगे बात करते हैं, कौन सा कलाकार समलैंगिक था? बेटा समलैंगिक कलाकार भूपेन खक्कर ही थे और मूल रूप से बहुत खतरनाक कलाकार भी माने जाते हैं। किस कलाकार ने समलैंगिकता को कला का विषय बनाया था? आपने अभी जस्ट देखा ही है कैसे इन्होंने बिल्कुल नग्न तस्वीर बनाई थी। तो सबको आप खुश नहीं कर सकते, वही डाटा है। भूपेन खक्कर ने समलैंगिकता पे कला का विषय बनाया और उसी पे जो है ज़्यादातर काम किया है। किस चित्रकार ने समलैंगिकता पे चित्रों का विषय या श्रृंखलाएं तैयार की हैं? तो समलैंगिकता पे चित्रों का श्रृंखला तैयार कर दी भूपेन खक्कर ने। आगे बात करते हैं, भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई? तो बेटा पहली प्रदर्शनी 1965 में लगाते हैं, मुंबई में ही लगाते हैं। भूपेन खक्कर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं बेटा? तो आइए देख लेते हैं। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, एक आपने देखा ही, जनता वाज रिपेयरिंग 1972 में बनाया है। यू कांट प्लीज ऑल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यू कांट प्लीज ऑल, ये भी डाटा पूछा गया है। पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल। नियर रेड फोर्ट, ये भी डाटा पूछा गया। नियर रेड फोर्ट किसकी रचना है? भूपेन खक्कर जी की रचना है, 1972 में बनाया है। जलेबी खाता हुआ आदमी किसकी रचना है? भूपेन खक्कर जी। गोवा के मछुआरे किसकी रचना है? भूपेन खक्कर जी की रचना है। प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी, तो प्लास्टिक के जो है फूलों के बुके के साथ आदमी किसने बनाया है? भूपेन खक्कर ने बनाया। कब बनाया? 1976 में बनाया। गुरु जयंती उत्सव 1980 में बनाया गया। मस्जिद के आसपास मुसलमान 2001 में भूपेन खक्कर ने बनाया है। किस चित्रकार ने ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई है? तो ट्रक पे एक श्रृंखला भूपेन खक्कर ने ही बनाई है। भूपेन खक्कर से आपको डाटा याद रखना होगा बेटा, बहुत खतरनाक कलाकार हैं, अश्लीलता के लिए जाने जाते हैं। भूपेन खक्कर का जन्म मुंबई में होता ही है, आप जानते हैं। और जो है सबको आप खुश नहीं कर सकते, कैनवास पेन का फेमस चित्रण है। किस चित्र में भूपेन खक्कर ने स्वयं को भी चित्रित किया था? तो दुर्जनों की गैलरी में मूल रूप से भूपेन खक्कर ने अपने आप को भी चित्रित किया। 1993 में इसे प्रकाशित भी किया। किसे मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश ने कालिदास सम्मान दिया था भूपेन खक्कर को।
अगला नाम आता है ज्योति भट्ट का। ज्योति भट्ट बहुत फेमस नाम है बेटा। ज्योति भट्ट आप जानते होंगे, ज्योतिंदर मानशंकर भट्ट इनका पूरा नाम है। आइए देखते हैं ज्योति भट्ट। 1934 में इनका जन्म होता है। ज्योति भट्ट का वास्तविक नाम क्या है? ज्योतिंद्र मनशंकर भट्ट। ज्योतिंद्र मनशंकर भट्ट ज्योति भट्ट का वास्तविक नाम है। स्वयं एक कलाकार के रूप में ज्योति भट्ट ने चित्रित किया है। आप इनकी प्रसिद्ध रचना देख सकते हैं, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। स्वयं एक कलाकार, ये है रचना, बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, किसकी है? ज्योति भट्ट की। ज्योति भट्ट का जन्म कब और कहाँ पे हुआ है? तो 1934 में मूल रूप से 12 मार्च का दिन होता है। भावनगर गुजरात में मूल रूप से इनका जन्म होता है, भावनगर गुजरात। ज्योति भट्ट ने चित्रकला में पोस्ट डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो MSU वडोदरा से, और NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम के निर्देशन में मूल रूप से इन्होंने MSU वडोदरा से डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की है। किसके निर्देशन में? NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम के निर्देशन में प्राप्त की है। आगे बात करते हैं, ज्योति भट्ट ने फ्रेस्को भित्ति चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया है? तो फ्रेस्को भित्ति चित्रकला का अध्ययन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से इन्होंने किया है। 1960 ईस्वी में छात्रवृत्ति मिलने पे ज्योति भट्ट जो है ग्राफिक कला में उच्च अध्ययन करने कहाँ जाती हैं? तो ग्राफिक कला में उच्च अध्ययन करने के लिए अकादमिया ड्री बेले आर्टी नेपल्स इटली जाती हैं। वहीं पे जो है ये उच्च कला का अध्ययन करती हैं। किस पे? तो भट्ट जो है ग्राफिक्स कला के लिए जाती हैं, वहाँ अध्ययन करने के लिए इटली। नेक्स्ट, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के अंतर्गत ज्योति भट्ट ग्राफिक कला में अध्ययन करने कहाँ जाती हैं? तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलता है इन्हें, और इसके लिए ये प्रेंट इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क भी जाती हैं, वहाँ भी मूल रूप से कला में अध्ययन करके आती हैं। ज्योति भट्ट ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में प्रेंट इंस्टीट्यूट में किस विधा का अध्ययन किया है? तो प्रेंट इंस्टीट्यूट में मूल रूप से इंटेग्लियो विधा को मूल रूप से सीखने का काम किया है। किसने? ज्योति भट्ट ने। आगे बात करते हैं ज्योति भट्ट के बारे में, और कौन सा डाटा इम्पोर्टेंट है बेटा? तो ज्योति भट्ट के लिए मुख्य रूप से क्या हैं ये? तो प्रिंट मेकर के रूप में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। ज्योति भट्ट ने किस माध्यम में कला सर्जन किया है? तो एचिंग पद्धति में इन्होंने बनाया है, इंटेग्लियो में बनाए हैं, स्क्रीन पेंटिंग में बनाया है, फोटोग्राफी में बनाया है, हेलोग्राफी में बनाया है, और म्यूरल में भी इन्होंने चित्रों का जो है सृजन किया है, बनाया है। वर्तमान में ज्योति भट्ट कहाँ रहकर सृजन करती हैं? तो बेटा बड़ौदा गुजरात में रह करके ज्योति भट्ट अभी भी चित्रण का काम किया करती हैं। आगे, वर्तमान में ज्योति भट्ट कहाँ रहकर सृजन करती हैं? बड़ौदा में। बड़ौदा में किस छाप नामक कला ग्रुप की स्थापना की गई? तो बड़ौदा में किसने छाप नामक ग्रुप किसने इस्टेब्लिश किया है? ज्योति भट्ट ने इस्टेब्लिश किया है। ग्राफिक कला से संबंधित छाप कला ग्रुप ने किस दिशा में कार्य किया है? तो इको फ्रेंडली पेंटिंग्स में मूल रूप से ज्योति भट्ट ने काम किया है। आगे बात करते हैं, किस वरिष्ठ प्रिंट मेकर ने फोटोग्राफी को भी प्रिंट मेकिंग की तरह एक माध्यम माना है? तो वरिष्ठ प्रिंट मेकर मानी जाती हैं ज्योति भट्ट, क्योंकि इनका जन्म 1934 में होता है, और ज्योति भट्ट ही प्रिंट मेकिंग में जो है महारत हासिल हैं, सिद्धहस्त कलाकार हैं। आगे बात करते हैं, किस विश्वविख्यात प्रिंट मेकर को 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया जाने की घोषणा किया गया है? तो ज्योति भट्ट को 2019 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। इतना डाटा आपको इस वीडियो में याद रखना है। ज्योति भट्ट आप जानते हैं भावनगर गुजरात में इनका जन्म होता है, और भूपेन खक्कर आप जानते हैं अश्लीलता के लिए जाने जाते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई, गोवा के मछुआरे, और सब डाटा बनाए हैं। मूल रूप से आप जानते हैं भूपेन खक्कर पाप कला के जनक भी माने जाते हैं। भूपेन खक्कर का जन्म मुंबई में होता है। उसके साथ GR संतोष आते हैं। अनटाइल्ड इनकी बहुत फेमस रचना है, एक्रेलिक रंग में बनाया गया है। गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम है, कश्मीरी चित्रकार हैं। उसके साथ साथ लक्ष्मण पै को हमने देखा, गोवा में इनका जन्म होता है, गोवा के पूर्व प्रिंसिपल माने जाते हैं। पहला नाम हम लोगों ने कृष्ण रेड्डी को भी देखा। कृष्ण रेड्डी भंवर के लिए, द बेब के लिए फेमस हैं। और जो है पहला नाम सबसे पहला परमानंद चुएल को हमने देखा था, भैंसों के कलाकार के रूप में जाने जाते थे। परमानंद चुएल कोटा ज़िले के राजस्थान में मूल रूप से इनका जन्म होता है 1924 में। तो इस वीडियो में इतना डाटा हम लोगों ने देखा है। यहाँ से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है बेटा, तो वीडियो लाइक करना, अन्यथा मत करना।
खिंचाई करने तो आपके पास मौका ही है, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।